हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ के ऊपर जो हमने लेक्चर सीरीज स्टार्ट किया है, इसका पार्ट नंबर 3 है। इससे पहले 2 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोडेड कर दिए गए चैनल पर, जिसमें हमने लिबरलिज्म और साथ ही साथ कंजर्वेटिज्म आइडियोलॉजी को कवर किया है। तो ये 3rd पार्ट है, इसमें हम मार्क्सिज्म को कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज़ की फॉर्म में। यहाँ पे हम क्लासिकल मार्क्सिज्म को, साथ ही साथ जो न्यू मार्क्सिज्म है, उनके जो प्रोमिनेंट थिंकर्स हैं उनको कवर करने का प्रयास किया। जैसे मार्क्सिज्म में सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट थिंकर्स हैं कार्ल मार्क्स, उसके साथ लेनिन, माओ जेडोंग, एंजल्स, साथ ही साथ जो जॉर्ज ल्यूकस है, ग्रैम्स्की हैं। तो साथ ही साथ क्रिटिकल थ्योरी जो फ्रैंकफर्ट स्कूल है, उसको भी हमने एमसीक्यूज़ की फॉर्म में डिस्कस करने का प्रयास किया है। तो कंप्लीट वीडियो है ऑन मार्क्सिज्म। इसके बाद आपको मार्क्सिज्म कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बने रहिए चैनल के साथ इस वीडियो के अंत तक, तो आपके तमाम डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे मार्क्सिज्म को लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एमसीक्यू के साथ। चूज द स्टेटमेंट विच इज़ इनकरेक्ट अबाउट मार्क्सिज्म। क्या इनमें से मार्क्सिज्म के बारे में सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट अपीयर्ड इन द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी। ये सबसे पहले 19th सेंचुरी के मिड में जो अपीयर्ड हुई है। इट इज़ अ रेवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी टू एस्टेब्लिश अ क्लासलेस एंड स्टेटलेस सोसाइटी। ये रेवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी है जो किसकी बात करती है? क्लासलेस और स्टेटलेस सोसाइटी की बात करती है। ऑप्शन नंबर सी, इट अपीयर्ड अगेंस्ट कैपिटलिज्म। ये अपीयर हुई है किसके अगेंस्ट? कैपिटलिज्म। इसका जन्म जो है पूंजीवाद के खिलाफ हुआ। एंड इट, ऑप्शन नंबर डी, इट इज़ बेस्ड अपॉन आइडियलिस्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। ये हिस्ट्री को आइडियलिस्टिक इंटरप्रिटेट करती है, मतलब आइडिया इज द एसेंस ऑफ द यूनिवर्स। तो इसका मानना ये है। तो इनमें से आपको बताना है कि क्या सही नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्यों? क्योंकि जो मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी है वो मटेरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन करती है ऑफ हिस्ट्री, ना कि आइडियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन। आइडियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन कौन करता है? हीगल करते हैं। ठीक है, वो मानते हैं कि आइडिया इज द एसेंस ऑफ यूनिवर्स, वाइल मार्क्स कंसीडर या मार्क्सिज्म कंसीडर मटीरियल एज द बेस ऑफ हिस्ट्री। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है, नेक्स्ट इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो राइट आंसर है। मार्क्सिज्म जो है एक ट्रेडिशन है, अपीयर्ड हुआ कब हुआ? मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी एज अ रिस्पॉन्स ऑफ टू द ऑप्रेसिव कंडीशन क्रिएटेड बाय कैपिटलिज्म। जो भी कैपिटलिज्म सिस्टम के कारण जो भी एक्सप्लॉयटेशन हुआ किसका? वर्कर्स का और पीजेंट्स का, उसके अगेंस्ट जो है मार्क्सिज्म का जन्म होता है। मार्क्सिज्म इज बेस्ड अपॉन अ मटेरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। ये इतिहास को जो है मटेरियलिस्टिक तरीके से जो है उसका इंटरप्रिटेशन करती है। सोशल ग्रुप्स आर ड्रिवन बाय क्रिएटेड एंड मेंटेन वेल्थ, मतलब इकोनॉमिक फोर्सेस को कंसीडर करती है, ना कि कल्चरल ऑल आइडियाज़ और आइडियोलॉजिकल वैल्यूज़ को कंसीडर नहीं करती है। जो कि हमारे इसके अगेंस्ट जो है हीगल जो है वो आइडियाज़ को जो है आइडियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री का कंसेप्ट देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर डज नॉट बिलोंग टू द मार्क्सिस्ट ट्रेडिशन। इनमें से कौन सा थिंकर जो है वो मार्क्सिस्ट ट्रेडिशन के साथ बिलोंग नहीं करता है? ऑप्शन नंबर ए, रोजा लग्जमबर्ग, बी, माओ जेडोंग, सी, एंजल्स, डी, रॉबर्ट नोजिक। तो कौन सा जो है मार्क्सिस्ट ट्रेडिशन के साथ, मार्क्सिज्म के साथ नहीं रिलेट करता है थिंकर? रोजा लग्जमबर्ग बिल्कुल, माओ जेडोंग बिल्कुल, ये चाइनीज़ मार्क्सिस्ट थिंकर हैं। सी, एंजल्स बिल्कुल, एंजल जो फ्रेंड है किसके? मार्क्स के, कार्ल मार्क्स के। तो उन्होंने मिलकर जो है कार्ल मार्क्स के साथ बहुत सारे वर्क्स को लिखा है। तो ऑप्शन नंबर डी, रॉबर्ट नोजिक। हाँ, रॉबर्ट नोजिक जो है वो लिबर्टेरियन थिंकर है और ना कि एक मार्क्सिस्ट थिंकर है। इन्होंने थ्योरी ऑफ एंटाइटलमेंट दी है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, रॉबर्ट नोजिक जो है वो लिबर्टेरियन स्कूल ऑफ थॉट के साथ बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट इज गिवन बाय कार्ल मार्क्स। इनमें से कौन सा कंसेप्ट जो कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया है? ए, हेजमोनी, बी, डायलैक्टिकल मटेरियलिज्म, सी, डायलैक्टिकल आइडियलिज्म, डी, कल्चरल रेवोल्यूशन। तो आपको राइट आंसर मिल चुका होगा। कार्ल मार्क्स के द्वारा कौन सा कंसेप्ट दिया गया है? हाँ, ऑप्शन नंबर ए जो है हेजमोनी। हेजमोनी कंसेप्ट जो किसके द्वारा दिया है? ग्रैम्स्की के द्वारा, एंटोनियो ग्रैम्स्की के द्वारा दिया गया। बी,
डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, ये किसके द्वारा दिया गया? हाँ, ये कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया। राइट आंसर क्या होगा? डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। ऑप्शन नंबर सी जो डायलेक्टिकल आइडियलिज्म है, ये हीगल के द्वारा दिया गया कंसेप्ट है। और डी कल्चरल एवोल्यूशन जो है वो माओ जेडोंग के द्वारा दिया गया कंसेप्ट है। तो इस हिसाब से राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। द कंसेप्ट ऑफ डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म बाय मार्क्स इन हिज बुक दास कैपिटल, जो उनकी फेमस किताब है दास कैपिटल, उसमें जो है वो डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म का कंसेप्ट देते हैं। क्रिटिज्म जो हीगल की जो डायलेक्टिकल आइडियलिज्म की थ्योरी है उसको क्रिटिसाइज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द राइटर ऑफ फेमस वर्क प्रिजन नोटबुक? प्रिजन नोटबुक जो एक फेमस वर्क है उसके ऑथर कौन है? ए एंजल्स, बी कार्ल मार्क्स, सी एंटोनियो ग्राम्स्की, डी लेनिन। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। एंटोनियो ग्राम्स्की का जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है प्रिजन नोटबुक, जब उनको जेल हुई थी, जब वो भी एक रेवोल्यूशनरी थिंकर थे, तो जब उनको जेल हुई थी तो जेल में जो भी उन्होंने राइटिंग्स प्रोड्यूस की उसको जो समराइज करके उनका जो फेमस वर्क है वो प्रिजन नोटबुक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटोनियो ग्राम्स्की जो प्रिजन नोटबुक है और कंसेप्ट ऑफ हेजमोनी उनका बहुत फेमस कंसेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क डज नॉट बिलोंग टू द मार्क्सिस्ट थिंकर लेनिन? इनमें से कौन सा वर्क जो है लेनिन के साथ नहीं बिलोंग करता है? ऑप्शन नंबर ए स्टेट एंड रेवोल्यूशन, बी व्हाट इज टू बी डन, सी द ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट, डी इंपीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ इंपीरियलिज्म। तो इनमें से कौन सा वर्क जो है वो लेनिन के द्वारा नहीं लिखा गया? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, द ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट जो है वो लेनिन के द्वारा नहीं लिखा गया। जो लेनिन के इंपॉर्टेंट वर्क है वो है द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म इन रशिया 1899 में, व्हाट इज टू बी डन 1902 में, जहाँ पे वो क्या करते हैं, किसका आइडिया सजेस्ट करते हैं? कम्युनिस्ट पार्टी एज द वेन गार्ड ऑफ रेवोल्यूशन। वो मानते हैं कि जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो क्या है? वेन गार्ड, जो किसकी रक्षा करेगी? जो प्रोलेटेट्स के हितों की रक्षा करने के लिए वो कम्युनिस्ट पार्टी का बात करते हैं। नेक्स्ट, द अप्रैल थीसिस 1917, द स्टेट एंड रेवोल्यूशन 1917, जहाँ पे वो डिस्कस करते हैं स्टेट इज अ प्रोडक्ट एंड मैनिफेस्टेशन ऑफ इररिकंसिबिलिटी ऑफ क्लास एंटागोनिज्म, द प्रोलेटेरियन रेवोल्यूशन एंड रेनेगेड कोट्सकी 1918, एंड इंपीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, जहाँ पे वो मानते हैं कि इंपीरियलिज्म क्या है? ये फाइनल स्टेज है किसकी? कैपिटलिज्म की। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज नॉट को ऑथर्ड बाय मार्क्स एंड एंजल? कौन सा वर्क जो है वो मार्क्स और एंजल के द्वारा मिलकर नहीं लिखा गया? द होली फैमिली, द जर्मन आइडियोलॉजी, सी द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, एंड डी सोशलिज्म यूटोपियन एंड साइंटिफिक। तो राइट आंसर क्या होगा? कौन सा वर्क जो है मार्क्स और एंजल के द्वारा मिलकर नहीं लिखा गया? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, सोशलिज्म यूटोपियन एंड साइंटिफिक। बाकी जो तीनों हैं, द होली फैमिली, द जर्मन आइडियोलॉजी एंड कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जो है वो मार्क्स और एंजल के द्वारा मिलकर लिखा गया वर्क है। सोशलिज्म यूटोपियन एंड साइंटिफिक रिटन बाय एंजल, वो एंजल के द्वारा अकेले लिखा गया एक वर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द ऑथर ऑफ फेमस न्यूज़पेपर रेंचे युटोंग न्यूज़पेपर जो है वो किसके द्वारा लिखा गया? ए मार्क्स, बी लेनिन, सी एंजल्स, डी माओ जेडोंग। तो राइट आंसर क्या होगा? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, मार्क्स के द्वारा, जो एक फेमस न्यूज़पेपर है जो उनके द्वारा लिखा जाता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ देखिए, मार्क्स बिगेन राइटिंग रेडिकल आर्टिकल्स ऑन इकोनॉमिक इश्यूज, वो इकोनॉमिक इश्यूज पे लिखते थे, क्रिटिसाइजिंग गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज, जो क्रिटिसाइज करते थे इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। लेटर ऑन पर्शियन गवर्नमेंट बैंड इट, जब बाद में इस न्यूज़पेपर को किसने बैन कर दिया था? पर्शियन गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंट्रल कंसर्न्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क ऑफ मार्क्स इज एलिनेशन? इनमें से कौन से वर्क का जो सेंट्रल थीम था? एलिनेशन। मार्क्स के कौन से वर्क का थीम था? एलिनेशन। ऑप्शन नंबर ए द जर्मन आइडियोलॉजी, बी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो,
सी इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट, डी द होली फैमिली। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट में जो उनका इंपॉर्टेंट वर्क है वहाँ पे वो थ्योरी ऑफ एलिनेशन देते हैं। वो बताते हैं कि ह्यूमन बींग्स जो है कैसे कैपिटलिज्म के आने के कारण एलिनेट हो गया, वो खुद से कैसे वंचित हो गया, मतलब खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट से कैसे, या खुद से ही या खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट से कैसे अलग हो गया। तो वहाँ पे वो डिस्कस करते हैं, थ्योरी ऑफ एलिनेशन डिस्कस करते हैं। मार्क्स क्रिटिसाइज कैपिटलिज्म, वो पूंजीवाद को क्रिटिसाइज करते हैं बिकॉज इट लीड टू द एलिनेशन ऑफ लेबर। वो लेबर है, जो मजदूर है, उसको कैसे उसको अलग कर दिया। इट इम्प्लाइज डीह्यूमनाइज और लॉस ऑफ सेल्फ। इससे क्या हुआ, डीह्यूमनाइजेशन हुआ, लॉस ऑफ सेल्फ, इंसान ने अपने आप को ही खो दिया। कंसीडर वर्क एज अ मशीन, यहाँ पे जो कैपिटलिज्म है वो वर्कर्स को क्या मानती है, मशीन मानती है, ना कि ह्यूमन बीइंग। फोर डायमेंशन ऑफ एलिनेशन आइडेंटिफाई मार्क्स जो है 4 डायमेंशन मानते हैं किसकी, एलिनेशन के। जैसे द प्रोडक्ट ऑफ हिज लेबर, जो कैपिटलिज्म ने क्या किया, पहले तो जो लेबर है उसको अपने प्रोडक्ट से वंचित कर दिया, क्योंकि वो अपने बनाए हुए प्रोडक्ट पे उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। द प्रोसेस ऑफ लेबर, जो किस तरह से बनाना है और क्या बनाना है, ये इसका भी कंट्रोल जो है लेबर के पास नहीं है। वो कौन डिसाइड करेगा, वो जो वर्जियस क्लासेस है वो डिसाइड करेगी। हिज फेलो वर्कर्स, उसका जो है को जो कॉपरेशन नहीं रह गया वहाँ, बल्कि वहाँ पे कम्पिटिटिव नेचर हो चुका है, क्योंकि उसको दूसरे अपने साथियों के साथ कम्पीट करना पड़ेगा, तभी जो है वो अपनी रोजी रोटी को कमा सकेगा। तो इसलिए वो अपने साथियों से भी बिछड़ गया है एंड फाइनली जो है खुद से भी उसको कैपिटलिज्म ने अलग कर दिया। कैसे, क्रिएटिव पोटेंशियलिटी, जो भी उसके अंदर क्रिएटिविटी है उसको बिल्कुल नष्ट कर दिया कैपिटलिज्म ने, क्योंकि उसको एक मशीन की तरह रूटीन वर्क करना है, ना कि कुछ क्रिएटिविटी को लाना है, क्योंकि उसको क्रिएटिविटी लाने का कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द मार्क्सिस्ट स्कूल ऑफ थॉट हैज गिवन एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ द ह्यूमन सोसाइटीज हैव डेवलप्ड ओवर द एजेस बाय। मार्क्सिस्ट स्कूल ऑफ थॉट क्या मानता है, गिवन एक्सप्लेनेशन, वो एक्सप्लेन करता है हाउ द ह्यूमन सोसाइटीज, मानता है कि हाउ, कैसे ह्यूमन सोसाइटी जो है डेवलप हुई है ओवर द एजेस। ऑप्शन नंबर ए द स्पिरिचुअल इंटरप्रिटेशन, बी द आइडियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन, सी द मटेरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन, या डी ऑल ऑफ द अबव। तो राइट आंसर क्या होगा, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी द मटेरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन। द स्पिरिचुअल इंटरप्रिटेशन कौन करता है, द स्पिरिचुअल इंटरप्रिटेशन करता है, जो स्पिरिचुअल इंटरप्रिटेशन है वो मानता है कि ह्यूमन हिस्ट्री आर ड्यू टू द डिवाइन डिस्पेंसेशन और गॉड्स विल। जो आइडियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन है, इट इज द आइडियाज दैट कॉन्स्टिट्यूट द मोटर ऑफ द ह्यूमन हिस्ट्री एसोसिएटेड मेनली विद हीगल। जो आइडियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन है वो मोस्टली किसके साथ इंटरप्रेट है, हीगल के साथ। और मटेरियलिस्टिक जो है वो मार्क्सिस्ट ट्रेडिशन के साथ लिंक है, यहाँ पे मानते हैं कि जो भी हिस्ट्री में चेंजेस हो रही है ड्यू टू द मटीरियल चेंजेस इन द मटीरियल कंडीशन ऑफ द लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थ्योरी ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म इज कंटेन इन विच ऑफ मार्क्स एंड एंजल वर्क। मार्क्स एंड एंजल के किस वर्क में जो है द थ्योरी ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म को डिस्कस किया गया। ऑप्शन नंबर ए द होली फैमिली, बी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, सी द जर्मन आइडियोलॉजी, डी एंटी ड्यूरिंग। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी द जर्मन आइडियोलॉजी में वो मार्क्स और एंजल जो है वो डिस्कस करते हैं थ्योरी ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म को। हिस्टोरिकल मटेरियल इज द मेन थीम ऑफ द जर्मन आइडियोलॉजी एंड मैटर इज द प्राइमरी एंड माइंड इज द सेकेंडरी। सॉरी, यहाँ पे आगे टाइपिंग एरर है, माइंड इज अ सेकेंडरी। इट एक्सप्लेन्स ऑल हिस्टोरिकल इवेंट्स इन टर्म्स ऑफ चेंजेस अकरिंग इन द मोड ऑफ प्रोडक्शंस। कैसे जो है चेंजेस हुई है ओवर द पीरियड ड्यू टू द चेंज इन द मोड ऑफ प्रोडक्शन। जैसे देखिए प्रिमिटिव कम्युनिज्म में स्टार्टिंग में कोई भी क्लास नहीं है, जहाँ पे आदमी जो है खाना विदोष है और एक जगह से दूसरी जगह उसके पास कोई भी प्रॉपर्टी नहीं होती है और कोई भी क्लास का जन्म नहीं हुआ होता। फिर उसके बाद धीरे धीरे जब प्रॉपर्टी को रखता है इंसान, एक्वायर करना स्टार्ट करता है, तो स्लेव ओइंग सोसाइटी का जन्म होता है। वहाँ पे क्या होता है, मास्टर्स और स्लेव होते हैं, ठीक है। मास्टर्स जो हो गए जो स्लेव्स को रखते थे और उनसे काम लेते थे। नेक्स्ट फ्यूडल सोसाइटी, लॉर्ड्स और सर्फ, लैंडलॉर्ड होते थे और कुछ सर्व होते थे, दो क्लास में डिवाइड हुआ था। नेक्स्ट जो सोसाइटी है वो कैपिटलिस्ट सोसाइटी आ गई, जहाँ पे कैपिटलिज्म और वर्कर्स थे। यहाँ पे जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आने के कारण क्या हुआ, इन क्लास का जन्म हुआ। तो सोशलिस्टिक सोसाइटी, यहाँ पे वर्कर्स पावर में होंगे और
जो पावर है वो किसके हाथ में होगी, प्रोलेटरेट के हाथ में होगी। और साथ ही साथ उसके बाद नेक्स्ट जो है कम्युनिस्ट सोसाइटी, जहाँ पे क्या होगा, फिर से एक बार वो प्रिमिटिव कम्युनिज्म की तरफ मूव करेंगे, जहाँ पे क्लासलेस सोसाइटी होगी। तो इस तरह से जो है मार्क्स जो है डिस्कस करते हैं अपनी थ्योरी को, और बताते हैं कि कैसे जो है हिस्टोरिकल इवेंट्स हुए हैं, चेंजेस अकरिंग इन द मोड ऑफ प्रोडक्शन। अकॉर्डिंग टू द मार्क्सिस्ट ट्रेडिशन विच इज़ द बेस ऑफ सोसाइटी, मार्क्सिस्ट ट्रेडिशन के मुताबिक सोसाइटी का क्या बेस है? ऑप्शन नंबर ए, एक होता है बेस, एक होता है सुपर स्ट्रक्चर। तो बेस किसको मानते हैं मार्क्सिस्ट? ए लीगल स्ट्रक्चर्स, बी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, सी आइडियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, डी मोड ऑफ प्रोडक्शन। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, मोड ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बेस है, और लीगल, पॉलिटिकल एंड आइडियोलॉजिकल्स आर द सुपर स्ट्रक्चर्स। ठीक है, मानते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी दो प्रकार के होते हैं, बेस और सुपर स्ट्रक्चर। बेस कौन से हो गए? मोड ऑफ प्रोडक्शन, जो डिसाइड करते हैं कि सोसाइटी किस प्रकार की होगी। इसी के ऊपर जो है सुपर स्ट्रक्चर डिपेंड करते हैं। किस तरह के सुपर स्ट्रक्चर होंगे वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? कौन तरह के मोड ऑफ प्रोडक्शन है। मोड ऑफ प्रोडक्शन दो तरह के हो गए, फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन एंड रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन। और सुपर स्ट्रक्चर में आ गया लीगल, पॉलिटिकल, आइडियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्ल मार्क्स हैज ड्राइव्ड द डायलैक्टिकल मेथड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर्स। कार्ल मार्क्स ने जो डायलैक्टिकल मेथड लिया है वो किस थिंकर से उन्होंने ये इस तरह का कंसेप्ट जो है लिया? ऑप्शन नंबर ए एंजल, बी माओ जेडोंग, सी हीगल, डी लेनिन। तो राइट आंसर क्या होगा? जो डायलैक्टिकल मेथड, जो द्वंद्ववाद का जो सिद्धांत है वो किससे लिया है? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। हालांकि उन्होंने जो उसके हीगल के जो डायलैक्टिकल मेथड है उसको क्रिटिसाइज किया गया, क्योंकि हीगल जो है आइडियाज़ को बेस मानते हैं, जबकि मार्क्स जो है मटीरियल थिंग्स को जो है बेस मानते हैं किसी भी सोसाइटी का। तो Marx borrowed the dialectical method from Hegel, who had described all the historical changes in terms of thesis, antithesis, and synthesis in the domains of ideas. Next question. The history of all hitherto existing society is the history of class struggle, said by Marx and Engels in his work. ये मार्क्स एंड एंजल ने किस वर्क में कहा है कि जो प्रीवियस सोसाइटीज़ है वो क्या है? इज़ द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। वो क्या बताती है हमें? हमें बताती है कि किसकी हिस्ट्री है, किसका इतिहास है? क्लास स्ट्रगल्स का इतिहास है। जो दो एंटागोनिस्टिक जो क्लासेस हैं उनका जो स्ट्रगल है उसके बारे में बताती है। ऑप्शन नंबर ए द जर्मन आइडियोलॉजी, बी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, सी इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट, एंड डी द होली फैमिली। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में वो ये स्टेटमेंट देते हैं, द हिस्ट्री ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग सोसाइटी इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। The contradiction between the forces of production and the relation of production lead to the class war between haves and have-nots. Haves वो हो गए जो प्रॉपर्टी के ओनर्स होते हैं, और have-nots हो गए जो क्या होते हैं, जो अपने लेबर को, जो लिबरल क्लास है वो हो गई have-nots, जिनके पास कोई भी प्रॉपर्टी नहीं होती है। एंड कंटिन्यू टिल अ क्लासलेस सोसाइटी एस्टेब्लिश। ये हैव्स और हैव नॉट के बीच में कॉन्ट्राडिक्शन तब तक चलती रहेगी जब तक क्लासलेस सोसाइटी का एस्टेब्लिशमेंट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क्स हैज डिफाइंड विच सोसाइटी बाय सेइंग, मार्क्स किस सोसाइटी को डिफाइन करते हैं ऐसा कहकर, वेयर ईच विल वर्क अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी एंड गेट अकॉर्डिंग टू वर्क। वेयर ईच विल वर्क अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी, जहाँ पे जो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से काम करेगा उसको उसकी अकॉर्डिंग, उसके वर्क के अकॉर्डिंग उसको मिलेगा। तो ये कौन सी सोसाइटी को डिस्कस करते हैं यहाँ पर? ए प्रिमिटिव सोसाइटी, बी कम्युनिस्ट सोसाइटी, सी सोशलिस्ट सोसाइटी, डी कैपिटलिस्ट सोसाइटी। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, जो है वो सोशलिस्ट सोसाइटी को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वाज फाउंडिंग member of Iskra, a political newspaper. Sorry, यहाँ पे विच लिखा, who was the founding member of Iskra, a political newspaper. Iskra न्यूज़पेपर जो है वो किसके द्वारा फाउंड किया गया, उसका फाउंडिंग मेंबर कौन था? इनमें से ए मार्क्स, बी लेनिन, सी माओ जेडोंग, डी ग्राम्स्की। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, लेनिन जो है वो फाउंडिंग मेंबर है किसके? इस्क्रा न्यूज़पेपर के। लेनिन जो है उन्होंने स्टार्ट किया एडिटिंग का पेपर नेम इस्क्रा, इन विच ही लॉन्च्ड अ एंटी
यारिस्ट कैंपेन, एंटी यारिस्ट कैंपेन जो यार सिस्टम था, सरिस्ट कैंपेन, उसके खिलाफ जो है उन्होंने कैंपेन लॉन्च किया। लेनिन की जो इंपॉर्टेंट वर्क है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, अब दोबारा फिर देख लेते हैं उनके इंपॉर्टेंट वर्क्स को। डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म इन रशिया 1899, व्हाट इज टू बी डन 1902, इंपीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म 1916, एंड द स्टेट एंड रेवोल्यूशन। ये इंपॉर्टेंट वर्क हैं किसके, लेनिन के, जो इस्क्रा न्यूज़पेपर है उनके द्वारा एडिट किया गया, उनके फाउंडिंग मेंबर माने जाते हैं। वेयर ईच विल वर्क अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी एंड गेट अकॉर्डिंग टू द नीड इज द फीचर ऑफ दिस सोसाइटी। ये किस सोसाइटी का फीचर है? ऑप्शन नंबर ए प्रिमिटिव सोसाइटी, बी कम्युनिस्ट सोसाइटी, सी सोशलिस्ट सोसाइटी, डी कैपिटलिज्म कैपिटलिस्ट सोसाइटी। तो किस सोसाइटी का फीचर है? वेयर ईच विल वर्क अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी एंड गेट अकॉर्डिंग टू नीड। वेयर ईच गेट अकॉर्डिंग टू वर्क अगर होगा तो वो हो गया सोशलिस्ट सोसाइटी, अगर अकॉर्डिंग टू नीड है तो वो कौन सी होगी? कम्युनिस्ट सोसाइटी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, कम्युनिज्म फ्रॉम मार्क्स इज द रिटर्न ऑफ मैन टू द हिमसेल्फ। कम्युनिज्म मीन्स जब मैन खुद की तरफ जो है वापस मुड़ता है, क्योंकि जो कैपिटलिज्म के देखा होगा आपने, जहाँ पे थ्योरी ऑफ एलिनेशन मार्क्स डिस्कस करते हैं कि मैन का जो है, लेबरर का जो है, अब खुद के ऊपर जो है कोई कंट्रोल नहीं रह जाता और खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट को इवन वो यूज़ नहीं कर सकता। इट इज़ मार्क्ड बाय द एबोलिशन ऑफ classless in society. Next question. Who said all I know is that I am not a Marxist? ये किसकी स्टेटमेंट है? All I know is that I am not a Marxist. ऑप्शन नंबर ए लेनिन, बी कार्ल मार्क्स, सी जीवी प्लैंकनोव, डी रोजा लग्जमबर्ग। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी कार्ल मार्क्स की जो फेमस स्टेटमेंट है, ऑल आई नो इज दैट आई एम नॉट अ मार्क्सिस्ट। जीवी प्लैंकनोव उनकी द्वारा जो दी गई एक स्टेटमेंट है वो भी इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। मार्क्सिज्म इज अ होल वर्ल्ड व्यू। मार्क्सिज्म जो है अपने आप में वो क्या है? इंक्लूसिव है, मगर मार्क्सिज्म इज अ होल वर्ल्ड व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द एक्सपोनेंट्स ऑफ न्यू मार्क्सिज्म? इनमें से जो है न्यू मार्क्सिज्म का जो है एक्सपोनेंट कौन है? ऑप्शन नंबर ए रोजा लग्जमबर्ग, बी एंजल्स, सी वी आई लेनिन, डी अल्थुजर। सॉरी, ये अल्थुजर का स्पेलिंग का मिस्टेक है, यहाँ पे ए आई नहीं है, ए एल है, तो इसको करेक्ट कर लीजिए, टाइपिकल एरर है। तो यहाँ पे हु इज़ द एक्सपोनेंट ऑफ न्यू मार्क्सिज्म? न्यू मार्क्सिज्म का जो एक्सपोनेंट किसको माना जाता है? द राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अल्थुजर जो है वो क्या है? वो न्यू मार्क्सिज्म थिंकर है। बाकी जो रोजा लग्जमबर्ग, एंजल्स एंड वी लेनिन जो है ये ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिस्ट के साथ बिलोंग करते हैं। क्लासिकल मार्क्सिज्म, जहाँ पे रशियन रेवोल्यूशनरी आगे कार्ल मार्क्स, लेनिन एंड एंजल, पॉलिश एक्टिविस्ट जैसे रोजा लग्जमबर्ग हैं, चाइनीज रेवोल्यूशनरी माओ जेडोंग, ये क्लासिकल मार्क्सिज्म के साथ रिलेट करते हैं। न्यू मार्क्सिज्म जहाँ पे फ्रैंकफर्ट स्कूल क्रिटिकल थ्योरी को डिस्कस करते हैं, थियोडोर एडोर्नो, मैक्स हॉर्खीशिमर, हर्बर्ट मार्क्यूज, जॉर्गन हैबरमॉस, टेक्नोलॉजिकल डोमिनेशन रेदर देन, यहाँ पे वो मानते हैं कि टेक्नोलॉजिकल डोमिनेशन रेदर देन कैपिटल डोमिनेशन, मतलब कैपिटल नहीं डोमिनेट करती है बल्कि टेक्नोलॉजी वो डोमिनेट करती है। स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म, कुछ एक थिंकर जो है वो स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म के साथ डिस्कस रिलेट करते हैं, जैसे लुइस ऑल्थुजर हो गया। इंटरेस्टेड इन स्ट्रक्चर एज वेल एज रिलेटेड इंपॉर्टेंस ऑफ कल्चरल आइडियोलॉजी एंड सोशल फैक्टर्स। हु वाज द चीफ एक्सपोनेंट्स ऑफ डिपेंडेंसी थ्योरी? डिपेंडेंसी थ्योरी के एक्सपोनेंट किसको माना जाता है? ए स्टालिन, बी माओ जेडोंग, सी ए.जी. फ्रैंक, डी हर्बर्ट मार्क्यूज। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी ए.जी. फ्रैंक जो है, एंड्रयू गेटर फ्रैंक जो है, उनको डिपेंडेंसी थ्योरी का चीफ एक्सपोनेंट माना जाता है। एंड्रे गेटर फ्रैंक जो जर्मन अमेरिकन इकोनॉमिक्स थे, हिस्टोरियन, एंड सैमुअल अमीन जो है जो अफ्रीकन राइटर थे, वो एक्सपोनेंट है किसके? डिपेंडेंसी थ्योरी के। द फोकस ऑफ जो डिपेंडेंसी थ्योरी का उसका फोकस
फोकस ऑफ स्ट्रगल हैज शिफ्टेड टू द फाइट ऑफ डेवलपिंग नेशन अगेंस्ट द फोकस फोर्सेस ऑफ colonialism एंड न्यू colonialism। ठीक है, जो डेवलपिंग कंट्री जो स्ट्रगल कर रही है किसके अगेंस्ट, colonialism के अगेंस्ट, उसको जो है स्टडी करते हैं डिपेंडेंसी थ्योरी। Who had propounded the concept of weakest link of the chain? ऑप्शन नंबर ए किसका कंसेप्ट है वीकेस्ट लिंक ऑफ द चेन, ए माओ जेडोंग, बी कार्ल मार्क्स, सी एंजल, डी लेनिन। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, लेनिन का जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वीकेस्ट लिंक ऑफ द चेन। वीकेस्ट लिंक ऑफ द चेन का मतलब क्या है, इन द सोसाइटी वेयर द वर्गेज इज स्ट्रांग द कैपिटलिज्म प्रोलेटरिएट इज आल्सो स्ट्रांग। वो मानते थे कि जैसे जैसे बर्गेस क्लास स्ट्रांग होती जाती है इससे क्या होगा, प्रोलेटरिएट क्लास भी वो स्ट्रांग हो जाएगी। अगर जहाँ पे बर्गेस क्लास जो है वीक है वहाँ पे प्रोलेटरिएट क्लास भी वीक होगी, क्योंकि उसका एक्सप्लॉयटेशन कम होगा, और जब एक्सप्लॉयटेशन कम होगा तो उसी हिसाब से वो उतनी ही मजबूत, उसकी मजबूती जो है उसी के हिसाब से होगी। लेनिन आर्ग्यूड दैट द कैपिटलिस्टिकली एडवांस्ड कंट्रीज ऑफ यूरोप constitute a strong point of imperialistic chain while Tsarist Russia constitute the weakest link। मतलब कहने का मतलब है जहाँ पे बर्जुअस क्लास जो है स्ट्रांग होगी तो वहाँ पे प्रोलेटरिएट भी स्ट्रांग होगी, तो दोनों का लिंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओनली द गन्स आर टर्न इन द अपोजिट डायरेक्शन हु सेड। ये किसका फेमस स्टेटमेंट है, ए लेनिन, बी कार्ल मार्क्स, सी रोजा लग्जमबर्ग, डी जीवी प्लैंकटोव। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, लेनिन का जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जैसे रोजा लग्जमबर्ग का इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मार्क्सिज्म इज अ रेवोल्यूशनरी वर्ल्ड व्यू दैट मस्ट ऑलवेज स्ट्रगल फॉर अ न्यू रेवोल्यूशन। स्टेट इज एन एग्जीक्यूटिव कमेटी फॉर मैनेजिंग द कॉमन अफेयर्स ऑफ द होल बर्गेस क्लास। वो कार्ल मार्क्स का ये स्टेटमेंट है। कार्ल मार्क्स मानते हैं कि स्टेट क्या है, एक एग्जीक्यूटिव कमेटी है जो किसके लिए, जो बर्गेस क्लास के जो इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए होती है। मार्क्सिज्म इज अ वर्ल्ड व्यू, ये जीवी प्लैंकटोव का इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। Let the ruling class tremble at the communist revolution, the proletariats have nothing to lose but Chechen। प्रोलेटरिएट के पास जब वो रेवोल्यूशन करेंगे उनके पास कुछ नहीं है खोने के लिए सिवाय अपनी चेन्स के। दे हैव अ वर्ल्ड टू विन, उनके पास दुनिया है, संसार है जीतने के लिए, लेकिन खोने के लिए कुछ नहीं है। वर्किंग क्लास ऑफ ऑल कंट्रीज यूनाइट, ये किसका स्टेटमेंट है, कार्ल मार्क्स का। और जो इंपॉर्टेंट जो स्टेटमेंट है किसका, लेनिन का, ओनली द गन्स आर टर्न इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो जो ये अक्सर एग्जाम्स में जो है इस स्टेटमेंट जो है पूछे जाते हैं किस थिंकर के हैं, तो इसको आप आई होप आप याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मार्क्सिस्ट रेवोल्यूशनरी हु बॉट अबाउट अ सक्सेसफुल रेवोल्यूशन इन अ बैकवर्ड कंट्री लाइक चाइना। इनमें से किन थिंकर ने जो है वो सक्सेसफुल रेवोल्यूशन क्रांति लाई कहाँ पे, चाइना जैसी बैकवर्ड कंट्री में। ऑप्शन नंबर ए लेनिन, बी माओ जेडोंग, सी कार्ल मार्क्स, डी ग्राम्स्की। तो आई होप आपको अभी तक आंसर मिल चुका होगा। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, माओ जेडोंग जो है वो चाइनीज जो है रेवोल्यूशनरी थे, कल्चरल रेवोल्यूशनरी थे। माओ जेडोंग जो है वो रेवोल्यूशन लाई विद द हेल्प ऑफ पीजेंट क्लास, उन्होंने पीजेंट क्लास की हेल्प से जो है वो रेवोल्यूशन लाई, जबकि कार्ल मार्क्स जो है वर्किंग क्लास को जो है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट में जो प्रोलेटरिएट क्लास है वहाँ पे उसकी मदद से रेवोल्यूशन लाने की बात करते हैं, जबकि माओ जेडोंग जो है वो प्रैक्टिकली जो है पीजेंट क्लास की मदद से जो है रेवोल्यूशन को लाते हैं। टेंशन बिटवीन क्यूमिनटांग जो केएमटी एक बर्जुअस नेशनल पार्टी थी और साथ ही साथ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, इन दोनों के बीच में कंट्राडिक्शन हो जाती है। सबसे पहले जो है माओ जेडोंग जो है स्टार्टिंग में क्या होता है, क्यूमिनटांग जो बर्जुअस क्लास की जो पार्टी है उसके साथ ज्वाइन करते हैं, लेकिन बाद में जब वो एक्सप्लोइटेशन को देखते हैं, जो अपने पीजेंट्री क्लास है, तो वो देखते हैं कि उनका बहुत ज़्यादा एक्सप्लोइटेशन हो रहा है, तो वो उनके साथ जुड़ जाते हैं। किसके साथ, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ। तो वहाँ से वो धीरे धीरे आवाज़ उठाना स्टार्ट करते हैं, किसके इंटरेस्ट के लिए, जो भी पीजेंट क्लास की है उसके जो इंटरेस्ट हैं उसको फुलफ़िल करने के लिए वो बात रखते हैं। तो यहाँ पे वो कंट्राडिक्शन पैदा हो जाती है किसके इसमें क्यूमिनटांग जो बर्गुस नेशनलिस्ट पार्टी है और उसके द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के बीच में। तो अल्टीमेटली जो है बाद में जो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जो है वो विन हो जाती है। लेकिन स्टार्टिंग में देखोगे जब क्यूमिनटांग पार्टी जो है वो रिप्रेसिव एक्शन लेती है किसके खिलाफ, माओ जेडोंग के साथ, तो वो क्या करते हैं,
वो भाग जाते हैं जंगलों में और वहाँ पे जाकर वो गुरिल्ला वारफेयर टैक्टिक्स को अपनाते हैं और धीरे धीरे वो अपने आप को एक्सपेंड करते हैं फिर से अपने आप को, और बाद में जो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जो है वो एक्वायर कर लेती है किसको, जो भी रूल को जो है वो अपने हाथ में ले लेती है। माओ जेडोंग हैड आइडेंटिफाई द वेरियस स्ट्रेटाज ऑफ चाइनीज पीजेंट्री, वो चाइनीज पीजेंट्री को डिफरेंट पार्ट्स में जो है डिवाइड करती है, स्मॉल, मार्जिनल, मिडल एंड द बिग पीजेंट इन विच ऑफ हिज वर्क, किस वर्क में वो अपने वर्क में जो है इसको डिवाइड करते हैं चाइनीज पीजेंट्री को। ऑप्शन नंबर ए एनालिसिस ऑफ क्लासेस इन द चाइनीज सोसाइटी, बी ऑन प्रैक्टिस, सी on contradiction, D none of these. The right answer is option number A, analysis of classes in the Chinese society में वो डिस्कस करते हैं किसको, डिफरेंट स्टाटा में जो है वो डिवाइड करते हैं किसको, चाइनीज पीजेंट्री को। हाईलाइटेड द कंट्राडिक्शन, वहाँ पे वो कंट्राडिक्शन को हाईलाइट करते हैं पीजेंट्री एंड द फ्यूडल लॉर्ड्स के बीच में। द पीजेंट्री वाज गोइंग टू बी द वैनगार्ड, वो मानते थे कि पीजेंट्री जो है वो क्या करेगी, वो वैनगार्ड ऑफ द रेवोल्यूशन, उसको वैनगार्ड ऑफ द रेवोल्यूशन मानते हैं, जबकि मार्क्स जो है वो प्रोलेटरिएट क्लास को जो है वैनगार्ड ऑफ रेवोल्यूशन मानते हैं। रेवोल्यूशन वाज लीड बाय द प्रोलेटरिएट्स। व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स फॉर द कम्युनिस्ट पार्टी हैज बीन सजेस्टेड बाय लेनिन, लेनिन के मुताबिक जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो कम्युनिस्ट पार्टी का वो किस तरह का होना चाहिए। ए अथॉरिटेरियन, बी डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म, सी डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलिज्म, डी सेंट्रलिज्म। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी जो है सही है, वो डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म की बात करते हैं। डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म की क्यों बात करते हैं, वो मानते हैं कि डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म, इसमें दो वर्ड हैं, डेमोक्रेसी और सेंट्रलिज्म। मतलब डेमोक्रेसी कहाँ पे होनी चाहिए कि जो हायरार्किकल लेवल है, मतलब लोअर लेवल के जो एम्प्लॉइज़ हैं वो हायर लेवल के एम्प्लॉइज़ को चुनेंगे, ठीक है, हायर क्लास को चुनेंगे, जबकि जो डिसीजंस है वो टॉप क्लास लेगी और उसको नीचे तक इम्प्लीमेंट किया जाएगा। डिसीजन लेवल पे सेंट्रलिज्म को अपनाया जाएगा, जबकि जब इलेक्शंस होंगे वो डेमोक्रेसी के मदद से होंगे, डेमोक्रेसी के मेथड अपनों को अपनाया जाएगा वहाँ पे, तभी दोनों डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म की कंसेप्ट को लाते हैं कौन, लेनिन। Who was the originator of guerrilla warfare tactics within the Marxian revolutionary framework? जो मार्क्सिस्ट रेवोल्यूशनरी फ्रेमवर्क में उसमें गुरिल्ला वारफेयर टैक्टिक्स फर्स्ट ऑफ ऑल कौन यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर ए कार्ल मार्क्स, बी माओ जेडोंग, सी लेनिन, डी रोजा लग्जमबर्ग। तो राइट आंसर क्या होगा, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, माओ जेडोंग जो है वो क्या है, गुरिल्ला वारफेयर टैक्टिक्स को लाते हैं। आफ्टर द फेलियर ऑफ द हार्वेस्ट अपराइजिंग ऑफ पीजेंट इन 1920 में हार्वेस्ट अपराइजिंग जो है जब फेलियर हो जाता है उसका, तो माओ जेडोंग जो है वो क्या करते हैं, जंगलों में भाग जाते हैं, वहाँ पे जो धीरे धीरे जो अपने जो पीजेंट क्लास है उसको अपने साथ लेते हैं, उसको इकट्ठा करते हैं और क्या करते हैं, गुरिल्ला वारफेयर टैक्टिक्स की मदद से धीरे धीरे अपने को एक्सपेंड करते जाते हैं और बाद में जो है वो अपना जो है रूल को फिर से स्थापित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फेमस कॉल वाज गिवन बाय माओ जेडोंग, माओ जेडोंग के द्वारा कौन सी फेमस कॉल को दिया गया, लेट 100 फ्लावर्स ब्लूम, बी अ ग्रेट लीप फॉरवर्ड, सी अ कल्चरल रेवोल्यूशन, डी ऑल ऑफ द अबव। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ये सभी जो है कॉल किसके द्वारा दी गई है, माओ जेडोंग जी के द्वारा। माओ जेडोंग ने कहा है लेट 100 फ्लावर्स ब्लूम, इसका मतलब है कि वो डिफरेंट व्यू पॉइंट्स को सपोर्ट करते हैं, वो मानते हैं कि जो डिफरेंट व्यू पॉइंट्स के जो क्लासेस हैं या फिर सेक्ट्स हैं उनको जो है फ्रीली और ओपनली जो है एक्सप्रेस करने का मौका दिया जाना चाहिए। अ ग्रेट लीप फॉरवर्ड टू ब्रिंग क्विक ट्रांजिशन टू कम्युनिज्म इन चाइना, वो क्विक ट्रांजिशन ऑफ चाइना में कम्युनिज्म का ट्रांजिशन की बात करते हैं। अ कल्चरल रेवोल्यूशन, यहाँ पे फर्स्ट फाइट अपोजिशन, वो किसके बेसिस पे, आइडियोलॉजी के फ्रंट पे जो है वो लड़ना चाहते थे, कल्चरल रेवोल्यूशन को लाना चाहते थे, रेवोल्यूशन लाना चाहते थे, लेकिन किसके बेसिस पे, कल्चरल और आइडियोलॉजिकल बेसिस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, माओ हैड गिवन हिज एपिस्टेमोलॉजी और थ्योरी ऑफ नॉलेज इन विच ऑफ हिज फेमस वर्क, माओ जो है वो अपनी थ्योरी ऑफ नॉलेज को किस फेमस वर्क में डिस्कस करते हैं। ए ऑन प्रैक्टिस, बी ऑन कंट्राडिक्शंस, सी ऑन करेक्ट हैंडलिंग ऑफ
कंट्राडिक्शन, डी एनालिसिस ऑफ क्लासेस इन द चाइनीज सोसाइटी, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए ऑन प्रैक्टिस में वो थ्योरी ऑफ नॉलेज को डिस्कस करते हैं। उनका मानना था कि जो नॉलेज है, ऑल जो भी रियल वर्ल्ड की नॉलेज है वो हम कैसे गेन करते हैं, थ्रू इन्वेस्टिगेशन एंड एम्पिरिकल एनालिसिस। एंड वो दो स्टेजेस मानते हैं कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ एम्पिरिकल रियलिटी को, द परपेचुअल स्टेज एंड द कंसेप्चुअल स्टेज। ठीक है। ऑन कंट्राडिक्शन में क्या कहते हैं, वो एंटागोनिस्टिक कंट्राडिक्शन एंड नॉन एंटागोनिस्टिक कंट्राडिक्शन को डिस्कस करते हैं। ऑन करेक्ट हैंडलिंग ऑफ कंट्राडिक्शन 1957 में लिखा गया वर्क है, ऑन प्रैक्टिस 1973 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, माओ हैड मैजिक वेपन्स, माओ हैड मैजिक वेपन अगेंस्ट द क्विंटोंग, ए यूनाइटेड फ्रंट, बी माओ हैड मैजिक वेपन्स, माओ के पास मैजिक वेपन थे अगेंस्ट क्विंटोंग। किन किन मैजिक, कौन से मैजिक वेपन्स थे उसके पास, किसके पास, माओ के पास, अगेंस्ट क्विंटोंग के केएमटी पार्टी जो थी उसके अगेंस्ट। ए यूनाइटेड फ्रंट, बी रेड आर्मी, सी लेनिस्ट चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, डी ऑल ऑफ द राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ये सभी जो है वो एक वेपन्स थे किसके पास, माओ के पास, अगेंस्ट क्विंटोंग के। यूनाइटेड फ्रंट क्या था, वो अलायंस था डिफरेंट पार्टनर्स हु हैड सम, जिनका कॉमन इंटरेस्ट था, वो उनको जो है माओ जो है एक साथ आने का एक साथ लाते हैं और वहाँ पे जो अलायंस बनाते हैं, अलायंस ऑफ चाइनीज पीपल विद प्रोलेटरेट। यहाँ पे प्रोलेटरेट्स होते हैं, द पिटी वर्गर्स जो छोटे मिडिल क्लास के लोग हैं वहाँ पे, एंड इवन द नेशनलिस्ट वर्गर्स, जो नेशनलिस्ट वर्गर्स थे उनको अपने साथ लाते हैं जिनका कॉमन इंटरेस्ट था। तो यूनाइटेड फ्रंट तैयार करते हैं किसके खिलाफ, क्विंटोंग पार्टी के खिलाफ। विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट हैड गिवन बाय माओ, कौन सा कंसेप्ट जो है माओ के द्वारा दिया गया है, ए डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म, बी रेडिकल डेमोक्रेसी, सी न्यू डेमोक्रेसी, डी डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलिज्म। माओ के द्वारा कौन सा कंसेप्ट दिया गया, ऑप्शन नंबर सी न्यू डेमोक्रेसी। डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म जो है वो लेनिन का कंसेप्ट है। न्यू डेमोक्रेसी, द लीडिंग पोजीशन इन द अलायंस हैड टू बी इन द हैंड्स ऑफ द वर्किंग क्लास। जो लीडिंग पोजीशन है वो कौन लीड करेगा, वर्किंग क्लास करेगी, जो पीजेंट है वो करेंगे, और जो पेटी बर्गरियस है, नेशनलिस्ट बर्गरियस है, वो भी ज्वाइन करेंगे इस अलायंस को, यूनाइटेड फ्रंट को, लेकिन वो क्या होंगे, जूनियर पार्टनर होंगे। जो स्टेट है, स्टेट एज अ पीपल डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप इन विच डेमोक्रेसी फॉर पीपल, डेमोक्रेसी किसके लिए होगी, पीपल्स के लिए होगी, और डिक्टेटरशिप किसके लिए होगी, जो लोगों के दुश्मन है उनके खिलाफ होगी। जो भी वर्किंग क्लास है, जो उनके दुश्मन है, उनके जो भी उनको एक्सप्लॉइट करेगा उनके खिलाफ क्या होगी, डिक्टेटरशिप को यूज़ किया जाएगा। मतलब डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप की बात करते हैं। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट जॉर्ज ल्यूकस, जॉर्ज ल्यूकस के बारे में क्या सही नहीं है, आपने ये बताना है। जॉर्ज ल्यूकस रिजेक्टेड द मार्क्सियन थ्योरी ऑफ डायलैक्टिकल मटेरियलिज्म। जो जॉर्ज ल्यूकस हैं वो मार्क्स की जो डायलैक्टिकल मटेरियलिज्म थ्योरी है उसको रिजेक्ट करते हैं। बी ही एम्फेसाइज द क्रिएटिव रोल ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस, जो ह्यूमन कॉन्शियसनेस का क्रिएटिव रोल है उसको जो है एक्सेप्ट करते हैं, उसके ऊपर जोर देते हैं। सी ल्यूकस ऑल्सो डिनाइड द लेनिन्स वेन गॉड थीसिस, लेनिन की जो वेन गॉड थीसिस है जहाँ पे मानते हैं कि वेन प्रोलिटरेट एज द वेन गॉड ऑफ रेवोल्यूशन, तो जब उसको रिजेक्ट करते हैं। ल्यूकस एक्सेप्टेड द बेसिक मार्क्सियन पोजीशन दैट मैटर इज प्राइमरी एंड माइंड इज सेकेंडरी। वो मैटर को प्राइमरी वो एक्सेप्ट करते हैं, किसको, मैटर इज प्राइमरी एंड माइंड सेकेंडरी। तो राइट आंसर क्या होगा, इनमें से क्या सही नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ल्यूकस जो है वो माइंड को प्राइमरी मानते हैं, ना कि मैटर को। वो हिगेलियन मार्क्सिज्म को जो है अपनाते हैं। ल्यूकस डिड नॉट एक्सेप्ट द बेसिक मार्क्सियन पोजीशन दैट मैटर इज द प्राइमरी एंड माइंड इज सेकेंडरी, जबकि वो हिगेलियन जो कंसेप्ट था कि आइडिया इज प्राइमरी वेल मैटर इज सेकेंडरी, ठीक है, जब माइंड इज प्राइमरी एंड मैटर इज सेकेंडरी, उस कंसेप्ट को फॉलो करते हैं। द वर्क प्रिजन नोटबुक वॉज रिटन बाई विच ऑफ द फॉलोइंग मार्क्सिस्ट थिंकर, ये रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, तो आई होप इसका आंसर आपको मिल चुका होगा। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, एंटोनियो ग्राम्स्की के द्वारा जो लिखा गया इंपॉर्टेंट वर्क है।
ठीक है। एंटोनियो ग्राम्स्की जो है वो किसके ऊपर फोकस करते हैं, रोल ऑफ कल्चर एंड आइडियाज़, ठीक है। उनके इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं जैसे नोशन ऑफ हेजमोनी का कंसेप्ट देते हैं, ठीक है। रोल ऑफ आइडियाज़ एंड कल्चर बिकेम द सेंट्रल इंस्टेड ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर। जो डोमिनेशन का किसी भी क्लास को जो अगर कंट्रोल करना चाहते हैं तो उसका बेसिस क्या होना चाहिए, कल्चर एंड आइडियाज़, नॉट द इकोनॉमिक फैक्टर। जब जैसे कि मार्क्स मानते थे कि इकोनॉमिक फैक्टर जो है वो क्या है, सोर्स है किसका, डोमिनेशन का, जबकि ग्राम्स्की मानते हैं जो आइडियाज़ एंड कल्चर हैं वो क्या है, सोर्स है किसका, डोमिनेशन का। रोल ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, ठीक है। रूलिंग क्लास एस्टेब्लिश हेजमोनी, जो रूलिंग क्लास है वो अपनी हेजमोनी को एस्टेब्लिश करती है किसकी मदद से, इंटेलेक्चुअल क्लास की मदद से। फिलॉसफी ऑफ प्रैक्सिस, यहाँ पे इंटरेक्शन ऑफ थ्योरी और प्रैक्टिस के बीच में जो इंटरेक्शन होता है। द मैन ऑफ एक्शन इज द ट्रू फिलासफर एंड द फिलासफर मस्ट ऑफ नेसेसिटी बी अ मैन ऑफ एक्शन। तो ये 3 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं किसके, ग्राम्स्की के। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेंबर ऑफ द फ्रैंकफर्ट स्कूल, इनमें से फ्रैंकफर्ट स्कूल का कौन मेंबर नहीं है। ए हॉर्खीमर, बी पोलॉक, सी जॉर्ज लूकस, डी न्यूमैन। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, जॉर्ज लूकस जो है वो फ्रैंकफर्ट स्कूल के साथ रिलेटेड नहीं है। बाकी जो हॉर्खीमर, पोलॉक एंड न्यूमैन जो है वो किसके साथ रिलेट करते हैं, प्रोमिनेंट मेंबर है फ्रैंकफर्ट स्कूल के। ये सभी जो है एरिक फ्रोम, हार्बर्ट मार्क्यूस, ये सभी क्या है, फ्रैंकफर्ट स्कूल के साथ रिलेट करते हैं। जो फ्रैंकफर्ट स्कूल है इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है क्रिटिकल थ्योरी। जो इनके व्यू है इनको अदर नाम दिया जाता है क्रिटिकल थ्योरी का। दे आर ऑल, जो ये क्रिटिसाइज करते हैं ऑल फॉर्म ऑफ डोमिनेशन एक्सप्लॉयटेशन वाइल इन द वेदर आइदर इन द सोशलिस्ट कंट्री और इन द कैपिटलिस्ट कंट्री, ऑल फॉर्म ऑफ डोमिनेशन एक्सप्लॉयटेशन। क्रिटिक ऑफ ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिज्म, ये ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिज्म को क्रिटिसाइज करते हैं क्योंकि जो ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिज्म है वो क्या करता है, अंडर प्ले द रोल ऑफ ह्यूमन सब्जेक्टिविटी। वो ह्यूमन कॉन्शियस या फिर ह्यूमन सब्जेक्टिविटी को बिल्कुल नेग्लेक्ट करते हैं, इसलिए वो ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिज्म को जो है क्रिटिसाइज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मार्क्सिस्ट थिंकर हैड गिवन द कंसेप्ट ऑफ वैनगार्ड ऑफ प्रोलेटेरिएट। वैनगार्ड ऑफ प्रोलेटेरिएट का कंसेप्ट किस थिंकर ने दिया है, ऑप्शन नंबर ए, आंसर सामने आ चुका है, तो इसका आंसर क्या है, बी, लेनिन। तो वैनगार्ड ऑफ पीजेंट की बात कौन करता है, वो करते हैं माओ जुडोंग करते हैं। लेनिन आर्ग्यूड दैट इन कंडीशंस प्रिवेलिंग इन रशिया देयर वाज अ नीड ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी, वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी की नीड है विच एक्ट एज अ वैनगार्ड ऑफ प्रोलेटेरिएट, जो प्रोलेटेरिएट की रक्षा कर सके। 2 टास्क कम्युनिस्ट पार्टी की, क्रिएटिंग अ नेशनल लेवल ऑफ कॉन्शियस, नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश करना, वेज वर्कर की एक नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश करना, एंड राइजिंग द वर्किंग क्लास में जो है उनकी पॉलिटिकल कॉन्शियस, राजनीतिक समझ को जो है वो विकसित करना। तो ये 2 इंपॉर्टेंट काम होंगे किसके, कम्युनिस्ट पार्टी के। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। कैसी लगी वीडियो, अपना वैल्यूएबल फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दें, और नेक्स्ट किस आइडियोलॉजी को हम डिस्कस करें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो बने रहिए चैनल के साथ, इसी तरीके से हम अदर आइडियोलॉजीज़ को कवर करेंगे, और बाकी जो पॉलिटिकल थ्योरी के अदर कंसेप्ट हैं इसके बाद हम वो भी डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, डेमोक्रेसी, सिटीजनशिप और बाकी जो बची हुई आइडियोलॉजीज़ हैं जैसे सोशलिज्म है, मल्टीकल्चरलिज्म है, पोस्ट मॉडर्निज्म है, तो इन सभी को हम आने वाले लेक्चर्स में कवर करने का प्रयास करेंगे MCQs की फॉर्म में। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रख लीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करके रख लीजिए, जब भी मैं नई वीडियो डालूं तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।